नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द विगन स्टडी जी के चैनल पे। दोस्तों यूपी होमगार्ड के लिए मॉडल पेपर 4th आज आपको कराएंगे। इससे पहले दोस्तों चैनल पे 3 मॉडल पेपर और करवाए जा चुके हैं, जिसमें जो भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट पिछले किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, उन सभी क्वेश्चंस को सम्मिलित किया गया है विद फैक्ट्स। उनसे जुड़े हुए जो भी फैक्ट्स हैं वो भी बताए गए हैं। बहुत कम समय में दोस्तों अपनी बेहतर तैयारी के लिए इस क्लास को बिल्कुल भी मत मिस कीजिएगा। डेली आपको ये जो मॉडल पेपर कराया जा रहा है इसे अटेंड करते रहना, और बहुत ही कम समय में आप काफ़ी क्वेश्चंस को यहाँ से तैयार कर लेंगे। जीके जीएस का ही पेपर आपका होना है 100 नंबर का, तो इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके एग्ज़ाम में जाना। ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रैक्टिस करके जाएगा वहीं एग्ज़ाम में एक बेहतर स्कोर कर पाएगा। तो आज की क्लास की ओर चलते हैं दोस्तों बिना किसी देरी के। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिसे कहते हैं। तो प्रकाश दोस्तों जिन छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है उन कणों को फोटान कण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फोटान। फोटान कणों की खोज किसने की थी? अल्बर्ट आइंस्टीन ने की थी। ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है, किसने की थी? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। कब की थी दोस्तों? तो इसकी खोज की थी अल्बर्ट आइंस्टीन ने 1905 में। लेकिन इसका फोटान नामकरण किसने किया था? इसका फोटान नामकरण किया था गिलबर्ट एन लुईस ने। किसने किया था? गिलबर्ट एन लुईस। खोज दोस्तों किया था आइंस्टीन ने, लेकिन इसका नामकरण किया था गिलबर्ट एन लुईस ने। फोटान दोस्तों, हर फोटान में ऊर्जा होती है जिसे दोस्तों E बराबर HB से दर्शाते हैं। किसके द्वारा? फोटान के अंदर जो ऊर्जा होती है उसको E = HV के द्वारा दर्शाया जाता है। तो ये सभी फैक्ट हैं जो आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, केन नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? बेतवा की, चंबल की, यमुना की, ताप्ती की। तो केन दोस्तों यमुना की एक सहायक नदी है। केन का उद्गम कहाँ से होता है ये आपको याद रखना है। कैमूर की पहाड़ियों से होता है। कहाँ से दोस्तों? कैमूर की जो पहाड़ी हैं वहाँ से इसका उद्गम हुआ है केन नदी का। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। और ये कैमूर की पहाड़ियाँ दोस्तों कहाँ पड़ती हैं? मध्य प्रदेश के अंतर्गत। मध्य प्रदेश में कटनी ज़िले में पड़ती हैं, जहाँ से इसका उद्गम है। और ये दोस्तों उत्तर प्रदेश के बांदा ज़िले में, उत्तर प्रदेश का जो बांदा ज़िला है वहाँ पे यमुना से जा कर के दोस्तों मिलती है चिल्ला गांव के पास। तो ये सारी जानकारी है जो आपको याद रखनी है। इसके अलावा सहायक नदियों की बात करते हैं दोस्तों, तो यमुना खुद गंगा की सहायक नदी है। किसकी? गंगा की। और गंगा की अन्य जो सहायक नदियां हैं उनमें दोस्तों दाहिनी ओर से मिलने वाली जो सहायक नदियां हैं वो यमुना है और सोन है, और इसके अलावा दोस्तों दामोदर। ये दाहिनी ओर से मिलने वाली गंगा की सहायक नदियां हैं। और बाईं ओर से मिलने वाली जो गंगा की सहायक नदियां हैं वो उसमें दोस्तों रामगंगा है। कौन सी है? रामगंगा। रामगंगा के अलावा दोस्तों गोमती है, गोमती। और इसके अलावा दोस्तों घाघरा, गंडक और कोसी, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। तो ये सभी नदियां हैं जो दाहिनी ओर से बाईं ओर से गंगा में मिलती हैं, और दाहिनी ओर से यमुना, सोन और दामोदर। अब दोस्तों ज़्यादातर क्वेश्चंस में ये पूछा जाता है कि यमुना की कौन सी नदी दाहिनी ओर से मिल रही है और कौन सी सहायक नदी बाईं ओर से गंगा में मिल रही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थोड़ी सी और जानकारी आप इस क्वेश्चन से नोट कर लीजिएगा। यमुना की अन्य सहायक नदियाँ कौन सी हैं? तो चंबल है, चंबल है, सिंध है, केन और बेतवा। ये दोस्तों चारों नदियाँ किसकी सहायक हैं? यमुना की सहायक नदी हैं। और यमुना खुद किसकी है? गंगा की। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है, तापी नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रवाहित नहीं होती है? महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, बिहार। तो तापी नदी दोस्तों 3 राज्यों से होकर प्रवाहित होती है। इसमें महाराष्ट्र सही हो जाएगा। महाराष्ट्र में प्रवाहित होती है, और दोस्तों गुजरात में प्रवाहित होती है, और तीसरा राज्य ऐसा है मध्य प्रदेश जिससे होकर के प्रवाहित होती है। तो इस क्वेश्चन में दोस्तों ऑप्शन की थोड़ा सा त्रुटि है। बिहार और राजस्थान, इन दोनों राज्यों से होकर के ये तापी नदी प्रवाहित नहीं होती है। तो ये दोनों इसके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों, राजस्थान और बिहार। प्रवाहित किन राज्यों से होकर होती है ये भी मैंने आपको बता दिया। 3 राज्य हैं उसमें। महाराष्ट्र है दोस्तों, महाराष्ट्र हो गया आपका। दूसरा दोस्तों गुजरात हो गया आपका,
और तीसरा राज्य कौन सा है आपका? मध्य प्रदेश। इन 3 राज्यों से होकर प्रवाहित होती है। और उद्गम इसका पूछा जाए तो कहाँ से हुआ है? बैतूल जिले से। मध्य प्रदेश का जो बैतूल जिला है दोस्तों, वहाँ से इसका उद्गम होता है तापी नदी का। और समापन दोस्तों इसका बात करें तो ये दोस्तों गुजरात का जो सूरत है, सूरत के पास में अरब सागर में जाकर के ये विलीन हो जाती है। तो ये सब फैक्ट आप इससे याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की? स्नेल ने, न्यूटन ने, मैक्सवेल ने, यंग ने। तो दोस्तों प्रकाश का जो विद्युत चुंबकीय स्वरूप है उसकी खोज मैक्सवेल ने की थी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इनका पूरा नाम है दोस्तों जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। इस सिद्धांत में दोस्तों इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने प्रकाश को भी एक तरंग माना था। क्या माना था? प्रकाश को एक तरंग के रूप में माना था। किसने दोस्तों? जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन से बढ़ने से पहले कुछ और चीज़ें हैं जिनको आप याद कर लीजिए। जैसे बल्ब की खोज किसने की थी दोस्तों? बल्ब की खोज आपको पता ही होगा, एडिसन ने की थी। टेलीविज़न की खोज दोस्तों किसने की? टेलीविज़न की खोज जे.एल. बेयर्ड ने किया था। जे.एल. बेयर्ड। तो ये सभी याद रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों दूरबीन की खोज गैलीलियो ने की है। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया है? ये कई बार पूछा गया है। जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है दोस्तों वो किसने दिया है? न्यूटन के द्वारा दिया गया। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया है? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो सापेक्षता का जो सिद्धांत है दोस्तों, सापेक्षता का जो सिद्धांत है वो दोस्तों दिया गया था आइंस्टीन के द्वारा। किसके द्वारा? आइंस्टीन के द्वारा। और डीजल इंजन की खोज रुडोल्फ डीजल के द्वारा की गई है। टेलीफोन की खोज ग्राहम बेल ने किया है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट हैं जो रिपीट होते हैं, आप इनको याद कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस नदी की घाटी गहरी खंड भूमि के लिए विख्यात है? तो इनमें दोस्तों जो चंबल नदी है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट है। चंबल नदी की जो घाटी है वो खंड भूमि के लिए विख्यात है। बात करते हैं चंबल का उद्गम स्थल। इसका उद्गम कहाँ से हुआ है? उद्गम आप जरूर याद रखिएगा, ये पूछा जाता है। तो जनापाव की पहाड़ियों से हुआ है। कहाँ से? जनापाव की जो पहाड़ी हैं दोस्तों, जनापाव पहाड़ी, वहाँ से इसका उद्गम होता है चंबल का। और ये दोस्तों जनापाव की पहाड़ी कहाँ है? मध्य प्रदेश के अंतर्गत आती हैं, मध्य प्रदेश में है। और ये चंबल दोस्तों यमुना की एक सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल, लोकसभा, राज्यसभा, नीति आयोग। तो गरीबी रेखा का निर्धारण दोस्तों नीति आयोग के द्वारा किया जाता है, जो कि पहले योजना आयोग के नाम से जाना जाता था। इसका गरीबी रेखा का निर्धारण का जो आधार है दोस्तों वो उपभोग के, कैलोरी उपभोग के आधार पर किया जाता है। उसमें दोस्तों ग्रामीण इलाके के लिए जो रेंज रखी गई है वो 2400 कैलोरी की है। ग्रामीण में दोस्तों जो 2400 कैलोरी तक का उपभोग करता है दोस्तों वो इस रेखा में, गरीबी रेखा के अंतर्गत आता है। और शहरी में दोस्तों ये रेंज है 2100 कैलोरी। शहरी इलाकों में इसकी रेंज है कितनी? 2100 कैलोरी रखी गई है। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये दोस्तों इसका आधार है, कैलोरी के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया गया है। भारत में दोस्तों पहली बार गरीबी का आकलन किसने किया था? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। दादा भाई नौरोजी ने। किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। इन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया नामक एक पुस्तक भी लिखी थी। और पहली बार दोस्तों जब इन्होंने गरीबी का आकलन किया था तो इन्होंने 16 से 35 रुपये प्रति वर्ष की आय जो है दोस्तों, इतनी आय तक की रेंज को गरीबी के अंतर्गत माना था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किया कॉम्पटन ने, मैक्सवेल ने, आइंस्टीन ने, न्यूटन ने। तो ये दोस्तों आइंस्टीन के द्वारा किया गया था प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन, और जिसके लिए दोस्तों 1921 में इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था आइंस्टीन को। तो ये भी क्वेश्चन आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा पानी परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है? तो ये दोस्तों लूनी नदी है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसका उद्गम यदि पूछा जाए दोस्तों तो अजमेर से होता है।
अरावली नामक की जो पहाड़ियाँ हैं दोस्तों, अजमेर के पास दोस्तों जो अरावली की नाग पहाड़ी है, अरावली की कौन सी पहाड़ी, नाग पहाड़ी है, वहाँ से दोस्तों इसका उद्गम माना जाता है लूनी नदी का। और ये दोस्तों कच्छ की जो रणभूमि है उसमें जाकर के विलुप्त हो जाती है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, भारत की कौन सी नदी कच्छ के रण क्षेत्र में विलुप्त होती है, तो वो है आपकी लूनी नदी। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है साथ में। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं कौन सी ऐसी नदी है जो भूमिगत होकर बहती है, तो वो भारत की दोस्तों सरस्वती नदी है। सरस्वती नदी भूमिगत होकर के बहती है। आगे दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता की माप के लिए सबसे उपयुक्त है। तो गरीबी की जो तीव्रता है उसकी माप के लिए कौन सा दोस्तों सबसे उपयुक्त सूचकांक है। मानव विकास सूचकांक, लिंग असमानता सूचकांक, मानव गरीबी सूचकांक, बहुआयामी गरीबी सूचकांक। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक। बहुआयामी गरीबी सूचकांक को दोस्तों जारी कौन करता है, तो नीति आयोग इसको जारी करता है। कौन जारी करता है, नीति आयोग। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि बहुआयामी गरीबी सूचकांक को जारी कौन करता है, नीति आयोग। इसके दोस्तों 3 आधार हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। ये तीनों आधार भी आपको याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया। तो सबसे पहले दोस्तों इसको अनुच्छेद 338 में रखा गया था, अनुसूचित आयोग यानी एससी आयोग और एसटी आयोग दोनों को। इसके बाद दोस्तों 89वां संविधान संशोधन आता है। ये संविधान संशोधन भी आपको याद रखना है, कब आता है, 2003 में। जिसके बाद दोस्तों इसके लिए अलग अलग आयोग का प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 338 में एससी आयोग रखा गया। कौन सा, एससी आयोग रखा गया। और अनुच्छेद 338 का में इसमें दोस्तों एसटी आयोग रख दिया गया, अनुसूचित जनजाति आयोग को। तो ये दोस्तों 89वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था, तो इसको भी आप याद रखेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो कौन सा है, वो दोस्तों है ऑप्शन ए। आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मुख्यतः गरीबी उन्मूलन हेतु निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने मूल रूप से 20 सूत्री कार्यक्रम प्रारंभ किया था। गरीबी उन्मूलन के लिए दोस्तों प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने 20 सूत्री कार्यक्रम दिया था। और इसमें दोस्तों इसकी शुरुआत यदि आपसे पूछा जाए तो कि कब हुई थी, ये दोस्तों 19 जुलाई 1975 में इन्होंने की थी 20 सूत्री कार्यक्रम की। इसके अलावा दोस्तों गरीबी हटाओ का नारा भी इंदिरा गांधी जी ने दिया था। कौन सी, 5वीं पंचवर्षीय योजना में। 5वीं जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें दोस्तों इन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, जो क्वेश्चन कई बार रिपीट होकर पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। इंदिरा गांधी को दोस्तों आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है, आपको पिछली क्लास में बता चुके हैं। संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है। तो संविधान का जो अनुच्छेद 312 है वो अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है। अखिल भारतीय सेवाएं जैसे IAS, IPS और IFS, ये दोस्तों अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन से संबंधित है, अनुच्छेद 312। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, होलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख संदर्भित करता है संकर्षण तथा वासुदेव से, संकर्षण प्रद्युम्न से, संकर्षण प्रद्युम्न वासुदेव से, केवल वासुदेव से। तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों 13 आपके सामने है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, डी दोस्तों, केवल वासुदेव से। जो बेसनगर अभिलेख है दोस्तों उसको किसने जारी किया था, होलियोडोरस ने जारी किया था। और इस बेसनगर अभिलेख में इसने अपने आप को भागवत घोषित किया। क्या घोषित किया था, भागवत, अर्थात भगवान विष्णु का भक्त स्वयं को दर्शाया था इन्होंने बेसनगर अभिलेख में। तो इसका दोस्तों डी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या है। तो अल्प विकसित देशों में दोस्तों गरीबी का जो मुख्य कारण है वो है आय में असमानता। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इसको आप याद रखिएगा।
आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है? तो भारत का इथोपिया दोस्तों कहा जाता है मध्य प्रदेश को। किसके लिए? अत्यधिक कुपोषण के कारण इसको भारत का इथोपिया कहा जाता है। अगला 16 क्वेश्चन आपके सामने है। किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? प्रकाश तरंगों के विवर्तन के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था? ग्रेमाल्डी ने, यंग ने, मैक्सवेल ने, फोकाल्ट ने। तो ये दोस्तों किसने बताया था? ग्रेमाल्डी ने बताया था। इनका पूरा नाम दोस्तों फ्रांसिस्को मारिया ग्रेमाल्डी है। पूरा नाम क्या है? फ्रांसिस्को, आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, फ्रांसिस्को मारिया ग्रेमाल्डी। ग्रेमाल्डी, ये दोस्तों इनका पूरा नाम है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूरज कुंड झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये दोस्तों सूरज कुंड झील नहीं, सूरज कुंड मेला महोत्सव है दोस्तों। ये जो महोत्सव है ये कहाँ पे होता है? तो ये हरियाणा के फरीदाबाद में होता है, जो कि विश्व स्तरीय प्रसिद्ध माना जाता है। फरीदाबाद में होता है, आप इसको याद रखिएगा, हरियाणा में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति दोस्तों भारत का राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस अनुच्छेद के तहत करता है ये आपको जरूर याद रखना है। अनुच्छेद 124 के खंड 2 के तहत। खंड 2 के तहत दोस्तों जो भारत का राष्ट्रपति होता है वो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। इसकी आयु दोस्तों उम्र क्या है? 65 वर्ष की उम्र दोस्तों इसकी रखी गई है। तो ये आप याद रखिएगा। और वर्तमान में दोस्तों कौन है मुख्य न्यायाधीश? तो जस्टिस सूर्यकांत वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं भारत के। कौन है दोस्तों? जस्टिस सूर्यकांत। तो इनका भी नाम आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गोल गुंबज भारत के किस राज्य में स्थित है? तो गोल गुंबज दोस्तों भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है, बीजापुर में। कहाँ पे स्थित है? बीजापुर में है, जो कि दोस्तों जो आदिल शाह था, आदिल शाह का मकबरा है। सुल्तान आदिल शाह का क्या है? मकबरा माना जाता है गोल गुंबद। इसका निर्माण कब हुआ था? 1656 ईस्वी में इसका निर्माण दोस्तों कंप्लीट हो गया था। और ये मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है, जो कि कर्नाटक राज्य के बीजापुर में स्थित है। अगला आज का लास्ट क्वेश्चन देखिएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, आईने अकबरी के लेखक कौन हैं? खफी खां, अबुल फजल, अकबर, भीमसेन। तो आईने अकबरी के लेखक दोस्तों अबुल फजल हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। और अबुल फजल ने दोस्तों लिखा है अकबरनामा। क्या लिखा है? अकबरनामा दोस्तों किसने लिखा है? अबुल फजल ने लिखा है, जिसका तीसरा जो भाग है वहीं ये है आईने अकबरी। अकबरनामा का ही तीसरा भाग है आईने अकबरी, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो इसके लेखक कौन है? अबुल फजल हैं। तो इसी क्वेश्चन के साथ दोस्तों आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आशा करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आई होगी। यदि क्लास आपको पसंद आई है तो आप इसे लाइक कीजिए। चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से ज़रूर जुड़े। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दोस्तों बताइएगा कि इस क्लास में कौन सी त्रुटि रह गई है, क्या कमी है और किस प्रकार से आपको पढ़ाया जा रहा है। तो इसी के साथ दोस्तों ये क्लास यहीं पे समाप्त होती है। मिलते हैं अगली क्लास के साथ कल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।